हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो के अंदर हम मेटल्स और नॉन मेटल्स को डिफरेंशिएट करने वाले हैं। इनकी प्रॉपर्टीज़ को डिटेल के अंदर स्टडी करेंगे। यहाँ पर ऑलरेडी मैंने जो ये कंसेप्ट लिया है मेटल और नॉन मेटल का, ये क्लासीफाई कर रखा है पहले ही। आप इसी से देख के डायरेक्ट अपने नोट्स के अंदर इसे कन्वर्ट कर सकते हैं। तो देखिए, जो मेटल्स होती हैं, मैक्सिमम जो पीरियोडिक टेबल के अंदर एलिमेंट्स होते हैं वो मेटेलिक नेचर के होते हैं। उसके बाद जो नॉन मेटल्स हैं वो बहुत ही कम नंबर में है, नियरली अबाउट टू 17 एलिमेंट्स ओनली। स्टेट ऑफ एग्जिस्टेंस क्या रहता है? मेटल्स जो है रूम टेम्परेचर के ऊपर हमेशा सॉलिड स्टेट के अंदर रहेंगी। मेटल्स आर सॉलिड्स एट रूम टेम्परेचर। सारी जितनी भी मेटल है वो रूम टेम्परेचर में ही रहेंगी, रूम टेम्परेचर पे सॉलिड स्टेट के अंदर ही रहेंगी। लेकिन इसके अंदर एक एक्सेप्शन केस है, मर्करी मेटल जो है वो हमेशा रूम टेम्परेचर पे क्या रहेगी? लिक्विड स्टेट के अंदर रहेगी। तो जो एक्सेप्शन है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो ज़रूर पढ़ना है। नॉन मेटल्स के केस में नॉन मेटल एग्जिस्ट इन ऑल द 3 स्टेट। ये तीनों स्टेट के अंदर एग्जिस्ट करेगी। मैटर की 3 स्टेट हमने कौन कौन सी पढ़ी थी? सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। तो तीनों ही स्टेट के अंदर एग्जिस्ट करती है। लेकिन इसकी जो मोस्ट कॉमन स्टेट रहेगी वो गैसेस स्टेट रहेगी। ये गैसेस स्टेट के अंदर ज़्यादा एग्जिस्ट करेंगे। इसके बाद है लस्टर। जितनी भी मेटल होती हैं उनके अंदर एक शाइनिंग सरफेस होता है, एक चमक होती है, जिसे हम क्या कहते हैं? लस्टर प्रेजेंट है। जबकि जो नॉन मेटल्स होती है वो नॉन लस्टरस होती है, उनके अंदर कोई भी शाइनी टाइप चमक जैसा कोई प्रॉपर्टी ये बियर नहीं करती हैं। एक्सेप्शन केस क्या रहेगा नॉन मेटल्स के अंदर? क्रिस्टल्स ऑफ आयोडीन हैव ब्राइट लस्टर। जो आयोडीन के क्रिस्टल होते हैं वो काफ़ी ब्राइट होते हैं, उनके अंदर जो लस्टर है ये प्रॉपर्टी दिखाई देती है। लेकिन लस्टर किसकी प्रॉपर्टी है? मेटल्स की है। थर्ड जो प्रॉपर्टी है वो है कंडक्टिविटी। तो कंडक्टिविटी जो है, कंडक्टिविटी का मतलब होता है इलेक्ट्रिसिटी और हीट को कंडक्ट करने की प्रॉपर्टी, यानी अपने अंदर से हीट और इलेक्ट्रिसिटी को कोई चीज़ फ्लो करने देगी या नहीं देगी। तो मेटल्स जो होती हैं, जितनी भी मेटल्स हैं, सारी गुड कंडक्टर होती हैं हीट और इलेक्ट्रिसिटी की, दोनों ही चीज़ों को अपने अंदर से बहुत ही ईजिली फ्लो करने देती है। जो इलेक्ट्रिसिटी है वो बहुत ईजिली इनमें से फ्लो हो जाती है। इसी वजह से जो हमारे हाउस होल्ड में जो भी वायरिंग वगैरह करते हैं तो वो कॉपर की बनी हुई होती हैं। सिल्वर इज़ द बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। लेकिन हम कॉपर की भी जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने की प्रॉपर्टी है काफ़ी अच्छी रहती है। इसी रीज़न की वजह से जो कॉपर है इसको वायरिंग, जो घर के अंदर वायरिंग वगैरह करते हैं उसके अंदर यूज़ किया जाता है। एल्यूमिनियम को भी यूज़ करते हैं। नॉन मेटल्स आर पुअर कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। जितनी भी नॉन मेटल होती हैं बहुत ही पुअर कंडक्टर होती हैं हीट और इलेक्ट्रिसिटी के केस में। ना तो इनके अंदर से हीट फ्लो कर सकती है, ना ही इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कर सकती है। लेकिन इसके अंदर एक्सेप्शन केस है ग्रेफाइट का। ग्रेफाइट कार्बन की एक एलोट्रोपिक फॉर्म होती है जो कि बहुत ही अच्छा कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का। ओके, जो पेंसिल टिप होती है ना अपनी, जो इसके अंदर ग्रेफाइट प्रेजेंट होता है, जो आप जिससे आप चलाते हो, लिखते हो, तो वो जो है ग्रेफाइट का बना हुआ होता है और इसकी काफ़ी अच्छी प्रॉपर्टी होती है, इलेक्ट्रिसिटी को अपने अंदर से फ्लो करने देता है वो। इसी तरीके से अगर आपसे कोई ये पूछ ले कि जो मेटल्स होती हैं ये सारी गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होती हैं, इनके पीछे रीज़न क्या है? तो आप यहाँ पे रीज़न बताएंगे कि मेटल्स के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, और उन इलेक्ट्रॉन्स की वजह से जो इलेक्ट्रिसिटी है वो फ्लो करती है। तो ये चीज़ आप अपने नोट्स में इंक्लूड कर लें। फिर बात करेंगे डेंसिटी की। जो डेंसिटी है वो मेटल्स की काफ़ी हाई रहती है, ठीक है। आयरन की देखो कितनी ज़्यादा है, यहाँ पर 7.89 के अराउंड है, जबकि नॉन मेटल्स जो है इनकी डेंसिटी बहुत ही कम रहती है, ठीक है। डेंसिटी जो है हमेशा मेटल्स की ज़्यादा रहती है, नॉन मेटल्स की कम रहती है। हार्डनेस के केस में क्योंकि मेटल्स जो है वो सॉलिड स्टेट के अंदर प्रेजेंट रहती हैं तो ओबियसली ये हार्ड भी होती हैं। लेकिन इसके अंदर भी एक्सेप्शन केस प्रेजेंट है कि जो एल्कली मेटल्स होती हैं जैसे सोडियम है, पोटाशियम है, ये बहुत ही सॉफ्ट रहती है। इतनी सॉफ्ट होती हैं कि हम नाइफ़ की हेल्प से, चाकू की हेल्प से इसे ईजिली कट कर सकते हैं, इतनी ज़्यादा सॉफ्ट होती हैं। लेकिन बाकी जो मेटल्स हैं वो काफ़ी हार्ड होती हैं, इसीलिए जो हैवी मशीनरी वगैरह होती है और ये जो भी हाउस होल्ड मटेरियल होता है, मैन्युफैक्चरिंग मटेरियल होता है, इनके लिए जो मेटल्स होती हैं उनका यूज़ किया जाता है। जैसे आयरन का वाइडली यूज़ किया जाता है ना, तो ये काफ़ी हार्ड रहती हैं। लेकिन सोडियम और पोटेशियम जो है इसके एक्सेप्शन है, सॉफ्ट होते हैं, नाइफ़ की हेल्प से ईजिली कट किए जा सकते हैं। नॉन मेटल्स जो हैं वो नॉर्मली सॉफ्ट ही होती हैं। इनफैक्ट ये गैसेस स्टेट के अंदर ज़्यादा प्रेजेंट रहते हैं, तो इस वजह से भी आप कह सकते हैं कि अब वो तो हार्ड हो नहीं सकती हैं। इसके अंदर एक्सेप्शन केस है डायमंड का। डायमंड इज़ द हार्डेस्ट सब्सटेंस नोन। हालांकि मेन प्रॉपर्टी तो ये है कि जो नॉन मेटल्स होती हैं वो बिल्कुल सॉफ्ट होती हैं, लेकिन एक्सेप्शन भी इसी के अंदर है कि दुनिया का सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस जो है वो डायमंड होता है, और वो नॉन मेटल से कार्बन की एलोट्रोपिक फॉर्म ही होता है। ये भी ग्रेफाइट भी कार्बन की एलोट्रोपिक फॉर्म था, ठीक है, और डायमंड भी कार्बन की एलोट्रोपिक फॉर्म है। तो ये सबसे ज़्यादा हार्डेस्ट सब्सटेंस के नाम से जाना जाता है। सोनोसिटी,
सोनोरस नेचर की होती हैं मेटल्स जो भी हैं। सोनोरस प्रॉपर्टी का मतलब होता है कि जब भी उसके ऊपर कुछ स्ट्राइक करेंगे तो उसमें से साउंड प्रोड्यूस होगी, ठीक है। तो इनके पास सोनोरस प्रॉपर्टी होती है मेटल्स के ऊपर। जब भी कोई ऑब्जेक्ट मेटल पे स्ट्राइक करता है तो उसमें से अच्छी खासी साउंड निकलती है। काफ़ी हार्ड ऑब्जेक्ट होता है क्योंकि मेटल, तो सोनोरस होते हैं। जबकि नॉन मेटल्स नॉन सोनोरस होती हैं, इनके अंदर कोई भी साउंड नोटिस नहीं की गई है। मैलेबिलिटी एंड डक्टिलिटी। मैलेबिलिटी जो है इसका मतलब है कि हैमर्स की हेल्प से इन्हें थिन शीट्स के अंदर कन्वर्ट कर देना मेटल्स को। तो बहुत ही ईजिली जो मेटल्स होती हैं थिन शीट के अंदर कन्वर्ट हो जाती हैं अगर हम इन पे हैमरिंग कंटिन्यूस करते रहें तो आपने काजू कतली खाई होगी, मिठाई वगैरह खाते रहते हैं हम, उसके ऊपर देखिए जो वर्क होता है, जो एक पतली सी लेयर चढ़ाई हुई होती है सिल्वर की, है ना, तो वो हम खा लेते हैं इजीली, कोई दिक्कत नहीं करता हमें। तो वो मैलेबिलिटी प्रॉपर्टी है कि उन्हें इतनी थिन शीट्स के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। इसी तरीके से एल्यूमिनियम फॉइल का तो वाइडली सब लोग यूज़ करते हैं। तो जो एल्यूमिनियम फॉइल होती है, खाना रैप कर रहे हैं या मेडिसिन वगैरह भी आती हैं उसके अंदर, तो वो मैलेबिलिटी प्रॉपर्टी है कि उन्हें थिन शीट्स के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। इसी तरीके से अपने जो घर वगैरह है इसमें टीन वगैरह लगाते हैं लोग या फिर फार्म हाउस वगैरह पे लगाते हैं, तो उसके अंदर भी वो थिन शीट्स के अंदर ही कन्वर्ट किया जाता है। डक्टिलिटी का मतलब होता है कि इन्हें वायर्स के अंदर कन्वर्ट करना, मेटल्स को वायर के अंदर कन्वर्ट करना। अब वायर के अंदर तो कन्वर्ट हो सकती है बहुत ईजीली, जो मेटल है ना, ईजीली कन्वर्ट हो जाती है। इसी वजह से तो जो इलेक्ट्रिसिटी की वायर्स वगैरह होती है वो बनाई जाती हैं कॉपर मेटल की, क्योंकि इनके पास प्रॉपर्टी होती है कि ये थिन वायर के अंदर बहुत ही ईजिली कन्वर्ट हो जाती हैं। गोल्ड जो है इसकी सबसे बेस्ट प्रॉपर्टी होती है डक्टिलिटी के अंदर, ठीक है। 2 किलोमीटर लंबा तार हम बना सकते हैं सिर्फ 1 ग्राम जो गोल्ड होता है उससे। तो अब आप सोच सकते हो इसकी डक्टिलिटी प्रॉपर्टी कितनी हाई रहती है। जो नॉन मेटल्स होती हैं ये नॉन मेलेबल होती हैं, नॉन डक्टाइल होती हैं और ब्रिटल नेचर की होती है। इनके पास मेटल के जस्ट अपोजिट होती हैं, ऐसी कोई भी प्रॉपर्टी इनके पास प्रेजेंट नहीं होती है। मेटल्स जो होती हैं इनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट काफ़ी हाई रहता है। नॉर्मली इनका मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट हाई रहेगा क्योंकि सॉलिड चीज़ों से मेल्ट होने के लिए ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, बॉईल करने के लिए और भी ज़्यादा देनी पड़ेगी। जबकि जो नॉन मेटल्स होती हैं इनका बॉइलिंग और मेल्टिंग पॉइंट जो होता है वो बहुत ही लो रहता है, ठीक है, क्योंकि ये ऑलरेडी गैसेस स्टेट के अंदर प्रेजेंट है। लेकिन मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट के अंदर एक चीज़ का ध्यान रखें कि इनका हाई तो रहता है, लेकिन गैलियम और सीजियम ऐसी मेटल है जिन्हें अगर हम अपनी हथेली के ऊपर भी रख लेंगे तो कुछ टाइम के लिए तो भी ये मेल्ट हो जाएंगी, मेल्ट होना शुरू कर देती हैं। तो उनका बॉइलिंग पॉइंट इतना लो भी रहता है। और मरकरी जो है उसका तो बहुत ही ज़्यादा लो रहता है क्योंकि वो तो ऑलरेडी लिक्विड स्टेट के अंदर प्रेजेंट रहती है रूम टेम्परेचर पे। तो इन चीज़ों का ध्यान रखेंगे। और जो नॉन मेटल्स है इनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट लो ही रहेगा। एलोट्रोपी जो है इसके अंदर देखिए, मेटल्स नॉर्मली डू नॉट एग्जिस्ट इन एलोट्रोपिक फॉर्म्स। जो मेटल्स होती हैं ज़्यादातर मेटल्स एलोट्रोपिक फॉर्म के अंदर एग्जिस्ट नहीं करती, जबकि नॉन मेटल्स के अंदर एलोट्रोपी की जो प्रॉपर्टी है ये ज़्यादा देखने को मिलती है। इनमें बहुत सारे एलिमेंट ऐसे होते हैं जो मोर देन वन फॉर्म के अंदर प्रेजेंट रहते हैं, तो उन्हें उसकी एलोट्रोपिक फॉर्म कह देते हैं। जैसे कार्बन के एलोट्रोप हो गए ये ग्रेफाइट और डायमंड। इस तरीके से बहुत सारे ऐसे नॉन मेटल्स है, जैसे फॉस्फोरस है उसकी भी बहुत सारी एलोट्रोपिक फॉर्म प्रेजेंट होती है, सल्फ़र की प्रेजेंट होती हैं। तो एलोट्रोपिक फॉर्म क्या होती हैं कि चीज़ जो है वो बनी हुई तो सेम एलिमेंट से हो, जैसे कार्बन से बना हुआ है कुछ तो वो कार्बन से ही बना हुआ हो, लेकिन वो डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ को बियर करता हो। ग्रेफाइट और डायमंड को ही देख लो, कितनी ज़्यादा डिफरेंट प्रॉपर्टी हैं, दोनों सिर्फ कार्बन से ही बने हुए होते हैं। तो इस तरीके से जो एलोट्रोपिक फॉर्म होती हैं मेटल्स के अंदर देखने को नहीं मिलती, लेकिन नॉन मेटल्स के अंदर बहुत ही ईजिली ये चीज़ देखने को मिल जाती है। तो क्वेश्चन इसके साथ मैं आपके लिए छोड़ के जा रही हूँ कि विच मेटल हैविंग हाईएस्ट मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। ये आप मुझे फाइंड आउट करके बताएंगे कि कौन सी मेटल का बॉइलिंग और मेल्टिंग पॉइंट जो है वो हाईएस्ट होता है। क्वेश्चन नंबर 2, विच नॉन मेटल इज एग्जिस्ट इन लिक्विड स्टेट। कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करके बताएं इन दोनों क्वेश्चंस के आंसर।